ये कहानी है आईटी ऑफिस में काम करने वाले सुमित की। काफी वक्त बाद सुमित को एक लंबा वीकेंड मिला था, तो सुमित ने उस वीकेंड अपने घर कानपुर जाने की सोची। उसने जल्दी से तत्काल की टिकट बुक की और दूसरे दिन ही अपने घर के लिए निकल गया। सुमित ट्रेन में पहुंचा और उसने अपनी सीट पर जाकर बड़े आराम से मूवी देखना शुरू कर दिया। मूवी देखते देखते सुमित को नींद आ गई। जब उठा तो काफी शाम हो चुकी थी। उठने के बाद सुमित वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। जब वो वॉशरूम की तरफ गया तो उसने देखा कि ट्रेन काफी खाली है। ट्रेन की पूरी बोगी में सिर्फ 10 से 15 लोग थे। सुमित वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। अब रात के 11 बज चुके थे। सुमित को काफी भूख लग रही थी। सुमित ने सोचा कि कोई स्टेशन आएगा तो वो स्टेशन पे उतर के कुछ खा लेगा। थोड़ी ही देर में एक स्टेशन आया। सुमित कुछ खाने के लिए नीचे उतरा, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म पर उसे अंधेरे और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं मिला। सुमित ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा था कि मोबाइल की टॉर्च से भी उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर प्लेटफॉर्म से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। सुमित जल्दी से ट्रेन में लौटा और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तभी ट्रेन रवाना हो गई। सुमित अपनी सीट पर बैठा था। उसने लाइट्स ऑफ कर दी। थोड़ी ही देर में उसे पायल की आवाज आने लगी। सुमित ने उठकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से वही आवाज आनी शुरू हो गई। सुमित उठा तो उसने देखा कि पूरी बोगी खाली है। तो वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। जब वो वॉशरूम में पहुंचा और उसने मिरर में देखा तो वो बुरी तरह से डर गया। उसने देखा कि लाल कपड़े पहने हुए एक लड़की खड़ी है, जिसकी एक आंख बाहर लटक रही है और दूसरी आंख से खून बह रहा है। उसके बाल खुले हैं और हवा में उड़ रहे हैं। उसके बड़े बड़े दांत। यह सब देखकर सुमित बुरी तरह से डर गया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर वापस से मिरर में देखा तो वहां पे भी कोई नहीं था। सुमित जल्दी से वापस लौटा और अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन वो पायल की आवाज अभी तक आ रही थी। जब सुमित ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे वही साया दिखाई दिया। सुमित ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी, लेकिन उसके बाद उसे आवाज आई, मुझे भी साथ ले चलो, ले चलो। सुमित काफी डर चुका था। सुमित ने डरी हुई आवाज में पूछा, कौन कौन है वहां? तो जोर से बिल्ली के रोने की आवाज आने लगी और धीरे धीरे पायल की आवाज भी तेज होने लगी। तभी सुमित को अपने पैर पर कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो वहां पर सिर्फ खून ही खून था। सुमित का यह सफर अब मौत का सफर बन चुका था। मौत सुमित के सामने बाहें फैलाए खड़ी थी। तभी अचानक ट्रेन रुक गई। सुमित दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर गया और स्टॉल से पानी की बोतल लेकर पानी पीने लगा। जैसे ही उसने पानी पी के बोतल नीचे रखी तो उसे बोतल में पानी नहीं, खून नजर आया और दुकान पर वही साया नजर आया। तभी ट्रेन ने सीटी दी और सुमित दौड़कर आकर अपनी सीट पर बैठ गया। अब करीब 4 बज रहे थे, लेकिन मौत का सफर जारी था। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अचानक सुमित को किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वो उठकर बाजू वाली सीट पर गया तो उसने देखा कि वहां पर एक बच्चा अकेले बैठे रो रहा था। सुमित ने जैसे ही बच्चे के पास जाकर उसको उठाया तो उसने देखा कि बच्चे का शरीर तो छोटा है, लेकिन चेहरा वही है जो उसे बार बार नजर आ रहा था। सुमित ने काफी भागने की कोशिश की, लेकिन उस बच्चे ने उसे जोर से पकड़ लिया था और उसके गले पर काट लिया, जिससे सुमित के गले से खून की नदियां बहने लगी और देखते ही देखते वो बच्चा हवा में गायब हो गया। सुमित तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया। कहते हैं ये मौत का सफर अभी भी जारी है। जो भी उस सुनसान स्टेशन पर उतरता है उसका वही हाल होता है।
कहते हैं अगर किसी इंसान में जलन, द्वेष और स्वार्थ ये चीजें ज्यादा मात्रा में हो तो उस इंसान से खतरनाक कोई नहीं होता। और ऐसा इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। कैसे और किस तरह, ये जानेंगे आज की कहानी में। हर तरफ चहल पहल थी, खुशी का माहौल था। दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक सब आए थे, क्योंकि बड़ी मुश्किलों के बाद आज निधि और तरुण की लव मैरिज होने वाली थी। तरुण पेशे से इंजीनियर था और निधि स्कूल टीचर। दोनों मुर्तजापुर के रहने वाले थे और बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करते थे। कोई भी उन्हें देखता तो बस यही कहता कि दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं, और यह बात उतनी सच थी भी। और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया था जब दोनों का प्यार मुकम्मल होने वाला था। दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। दोनों बहुत ही खुश थे। तरुण मंडप में बैठे निधि का इंतजार कर रहा था और निधि के आते ही शादी की रस्में शुरू हो गई। दोनों फेरों के लिए खड़े हुए और फिर एक ही फेरा लिया था कि तरुण फेरे लेते लेते अचानक रुक गया। निधि के कई बार पूछने पर भी जब तरुण ने कोई जवाब नहीं दिया तो निधि ने तरुण को छूकर पूछा, क्या हुआ तरुण? तो तरुण ने गुस्से में निधि की ओर देखा और जोर का धक्का दिया। निधि सीधे जाकर जमीन पर गिरी और तरुण अपनी जगह पर खड़ा खड़ा अजीब सी आवाज में गुर्राने लगा और गुर्राते गुर्राते अपने आसपास रखा सारा शादी का सामान उठाकर जमीन पर फेंकने लगा और फिर जमीन पर बैठकर अपना सर जमीन पर पटकने लगा और सर पटकते पटकते वहीं पर गिर पड़ा। निधि के लिए यह सब कुछ बहुत शॉकिंग था, क्योंकि तरुण का ऐसा बिहेवियर निधि ने पहली बार देखा था। तरुण का यह बर्ताव देखकर शादी टाल दी गई और तरुण का अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया गया। 1 महीने तक जब सब कुछ ठीक रहा तो एक बार फिर से शादी की तैयारियां की गई। फिर से एक बार रस्में शुरू की गई। इस बार फेरे भी अच्छे से हो गए। अब तरुण निधि को मंगलसूत्र पहना रहा था। तभी अचानक मंगलसूत्र पहनाते पहनाते उसने उसी मंगलसूत्र से निधि का गला घोटना शुरू कर दिया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से तरुण से निधि को छुड़ाया तो तरुण ने दांत पीसते हुए बड़े गुस्से में जलते हुए अग्निकुंड को पानी से बुझा दिया और फिर कुछ ही पलों में तरुण जोर जोर से चीखने लगा, जैसे मानो कोई तरुण को चोट पहुंचा रहा हो। और देखते ही देखते तरुण के शरीर पर चोटों के निशान पड़ने लगे और फिर तरुण ने चाकू उठाया और अपनी ही कलाई की नस काटने लगा। तरुण के हाथों में से खून की धार बहने लगी थी। फिर तरुण दौड़ता हुआ गया और गांव के एक कुएं में जाकर छलांग लगा दी और तरुण की मौत हो गई। देखते ही देखते पूरे घर में गम का माहौल छा गया। तरुण की मौत एक बहुत बड़ा सवाल अपने पीछे छोड़ गई थी कि आखिर तरुण ने ऐसा किया क्यों तरुण का बर्ताव अचानक बदल गया था। और दूसरी तरफ तरुण की मौत से निधि बहुत दुखी थी और इस दुख के वक्त निधि का साथ उसके बेस्ट फ्रेंड रोहन ने दिया था। अब तरुण को मरे हुए 1 साल बीत चुका था। निधि के घर वालों ने उसका रिश्ता उसके बेस्ट फ्रेंड रोहन के साथ तय कर दिया था। एक बार फिर निधि के घर में शहनाइयां बज रही थी। निधि दुल्हन बनी मंडप में आई और रोहन जैसे ही मंडप के अंदर जाने लगा तो वो चाहकर भी मंडप के अंदर कदम नहीं रख पा रहा था, क्योंकि रोहन को ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई उसे मंडप के अंदर जाने से रोक रहा था। फिर अचानक रोहन को किसी ने पीछे से धक्का दिया तो वो सीधे जाकर हवन कुंड की आग में गिरा, जिससे उसे हल्के से चोट के निशान पड़ गए। पर इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए शादी की रस्में शुरू हो गई कि तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, जैसे मानो कोई तूफान आने को है, और मंडप टूट के रोहन के ऊपर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके चारों ओर दवाइयों की महक और घर के लोग थे, क्योंकि रोहन हॉस्पिटल में था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर निधि के दूल्हे के साथ ऐसा क्यों होता है। इस बार बिना किसी तैयारी के घर वालों ने निधि और रोहन की कोर्ट मैरिज करवाने का फैसला लिया। शादी के एक दिन पहले जब रोहन निधि से मिलकर घर के बाहर निकला तो अचानक जमीन पर गिर पड़ा
और धीरे धीरे करके रोहन के हाथ पैर टेढ़े होने लगे और फिर उसका मुंह भी टेढ़ा हो गया। अब रोहन को लकवा मार गया था। अब रोहन के शरीर पर ठीक वैसे ही चोट के निशान पड़ रहे थे जैसे कि तरुण के शरीर पर पड़े थे। रोहन को इस हाल में देख निधि रोहन के पास आई और कहने लगी, ये जो भी हो रहा है ये तो तुम अच्छी तरह समझ चुके हो। ये काले जादू का असर है रोहन। ये मैंने करवाया है तुम पर, क्योंकि मुझे पाने के लिए तुमने अपने दोस्त मेरे प्यार तरुण पर काला जादू करवाकर उसकी जान ली थी और मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। तो मैंने भी उसी तांत्रिक की मदद से तुम पर काला जादू करवाया। तुम भी वैसे ही मरोगे, ठीक जिस तरह तुमने मेरे तरुण को मारा था। तुम्हारा यह सच मेरे सामने नहीं आता अगर मैंने उस दिन तुम्हें फोन पर बात करते हुए नहीं सुना होता। उसके बाद रोहन के हाथ की नसें फट गईं और हाथों से खून बहने लगा। उसका बदन हवा में उड़ गया जैसे मानो कोई उसे खींच रहा हो। रोहन चीख रहा था, दर्द से तड़प रहा था और निधि ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके बाद रोहन ठीक उसी कुएं में जा गिरा जहां पर तरुण की मौत हुई थी। वो कुछ देर पानी में छटपटाता रहा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। निधि ने तरुण की मौत का बदला रोहन से लिया। निधि की पीठ पर वार करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बेस्ट फ्रेंड ही था। कभी कभी इंसान प्यार में नहीं बल्कि जलन और स्वार्थ में अंधा हो जाता है।